जी टी वी में मुजाहिर बिल्ली आपको खुश आमदीद कहता है। और इस वक्त हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, उनके साथ डॉक्टर मोईद यूसुफ। और ज़रा सिग्निफिकेंट बात यह है कि उनके साथ आई जी इस्लामाबाद भी बैठे हैं। और ये आमतौर पर गैर मामूली बात होती है कि फ़ॉरेन मिनिस्टर के साथ आई जी बैठ कर, जिसका ताल्लुक़ दाखिला बल्कि खाली इस्लामाबाद के वाक़े से बैठे हों। और यकीनन वाक़या, बल्कि इसको सानिया कहा जाएगा, किसी की भी साहिबजादी के साथ हो, बेटी के साथ हो, जैसा कि 16 जुलाई को हुआ कि हमारे अफ़गान सफ़ीर, उनकी साहिबजादी घर से निकली, मार्केट गईं, फिर उन्हें अगवा किया गया। टैक्सी ड्राइवर, दूसरा टैक्सी ड्राइवर, वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने इस पर वजाहत पर कहा कि कड़ियाँ नहीं मिल रही हैं। लेकिन इस वाक़े की बुनियाद पर ख़ास तौर पर इंडिया में शदीद हदम मामूल रिवायत रद्दमल का इजहार किया गया। और फिर ख़ुद अफ़गान सफ़ीर अपनी फ़ैमिली के साथ, अपने अमले के साथ वतन छोड़कर वापस काबुल चले गए। और सूरत हाल इस साहिबजादी के सबब तो गंभीर है हो ही गई, लेकिन इससे हट कर भी जो दोहा टॉक हो रही है, जो काबुल में इस वक्त खाना जंगी की कैफियत है, जो तालिबान के दरमियान मज़ाकरात, मुझे इल्म नहीं था बल्कि उस पर गुफ्तगू भी करना चाह रहा था, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन जैसे कि कहा कि ये अहम साहनिया और वाक़या इतना बड़ा था कि हमारे वज़ीर ख़ारजा कौमी सलामती उमूर के जनाब डॉक्टर मोईद यूसुफ और आई जी इस्लामाबाद को भी इसमें बैठना पड़ा। हमारे साथ ब्यूरो चीफ मतीन हैदर हैं। मतीन हैदर, ये बड़ा यानी कोई एक मुहिम्मा भी है। एक तो खैर हुई, खुदा ना करे अगर इस तरह के वाक़े में कि उस बेटी के साथ, बच्ची के साथ कुछ और बड़ा वाक़या हो जाता तो फिर तो बहुत ही सूरत हाल संगीन हो सकती थी। लेकिन ये कुछ इबहम इसमें रहा है, यानी एक सफ़ीर की बेटी का पैदल जाना, मार्केट में टैक्सी को लेना, और कुछ उसकी कड़ियाँ मिलाई हैं शेख रशीद साहब ने। लेकिन ये इतना अहम हो गया कि आप देखें बाकी तमाम जो थे अफ़गानिस्तान से रिलेटेड इशू, वो पस मंज़र में चले गए और फ़ॉरेन मिनिस्टर को वो भी आई जी के साथ बैठना पड़ा। मतीन हैदर। जी बिल्कुल, बरेली साहब, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, देखिए, आईजी को वजीर खारजा के साथ इसलिए बैठना पड़ा क्योंकि उनके हम मनसिब नहीं है वजीर खारजा। वो अलग से इस्लामाबाद के पुलिस चीफ हैं और वो ब्रीफिंग कर सकते थे, लेकिन वजीर खारजा ने उन्हें साथ इसलिए बैठाया और कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मोईद यूसुफ को, ताकि जो सवालात और नुकात तब पुलिस की तफ्तीश से मुतल्लिक हैं वो फौरी तौर पर मीडिया के सामने शेयर किए जा सकें। अभी तक ये जो सिलसिला एली खेल अफगान एम्बेसडर की जो बेटी है, इसके बहुत सारे स्टेटमेंट्स पुलिस ने रिकॉर्ड किए हैं। इसका हर स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट के साथ मुताबिकत नहीं रखता। मामलात बहुत मशकूक हैं और लग यही रहा है, पुलिस राय यही बताते हैं कि ये इसमें अभी तक जिसे कहते हैं क्लैरिटी नहीं है, वजाहत नहीं है, कोई बहुत जिसे कहते हैं एक मिस्ट्री है। लेकिन आईजी इस्लामाबाद का ये कहना है कि वो जो है इस मामले तक पहुंच जाएंगे और जितने भी टैक्सी ड्राइवर थे, पहले उसने सिलसिला अली खेल ने कहा कि लेकिन वो नहीं मार्केट मतीन, के मेरा ख्याल है सिलसिले मतीन, में। ये जो वाक़या हुआ है यकीनन कोई शक शिबा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसकी टाइमिंग बहुत बहुत अहम है। और आप तो माशाल्लाह क्योंकि इस्लामाबाद में हसास इश्यूज़ पर गुफ्तगू करते रहते हैं, और हम अहमियत और फोकियत देते हैं टाइमिंग पर, कि अचानक एक वाक़या हो जाए। और आपने देखा कि पिछले 48 घंटे से दोहा टॉक जो हो रही थी वो भी पस मंज़र में चली गई। तालिबान की बल्कि जो पेशकदमी थी वो भी पस मंज़र में चली गई। और ख़ुद पाकिस्तान इस वक्त बड़े मखमसे में है। हमारे यहाँ तो खैर कश्मीर में भी इलेक्शन चल रहे हैं। तो इसकी जो टाइमिंग थी, जिन लोगों ने भी किया, उन्हें इल्म है कि अगर किसी सफ़ीर की, खुदा न करे किसी भी मुल्क में किसी भी सफ़ीर की बेटी को अगर किडनैप किया जाए, और वो भी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की जो रिलेशन आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, बड़े हसास होते हैं, ये वाकई यहाँ होता या काबुल होता तो उसको तो इतनी बड़ी खबर बनकर डोमिनेट करना ही था। इसलिए मैं फिर भी गार्डेड लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, आप भी मोहतात लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वज़ीर ख़ारजा ऑलरेडी इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन ये अहम बात नहीं, जैसे मैंने कहा टाइमिंग। जी बिल्कुल, मुजाहिद बरेली साहब, टाइमिंग इंतहाई अहम। और इस वाक़े के ठीक 48 घंटे पहले ताशकंद में वज़ीर आज़म इमरान खान अशरफ गनी साहब के साथ मुलाकात करते हैं और वहाँ पे अशरफ गनी का लबो लहजा पाकिस्तानी क़यादत के बारे में इंतहाई सख्त लेकिन आफरीन है। डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, जो वज़ीर आज़म की मामलत के लिए मौजूद थे, उन्होंने एक एक इल्ज़ाम का जवाब दिया। अब टाइमिंग की आपने बात की, बिल्कुल टाइमिंग इसकी बहुत अहम है।
اور تمام تر دیگر جو معاملات اور ایشوز ہیں وہ پس منظر میں چلے گئے، اور خاص طور پر انڈین اور بین الاقوامی میڈیا اس کو خاص طور پر اچھال رہا ہے۔ اور آج وزیر خارجہ نے پریس کانفرنس سے پہلے اپنے افغان ہم منصب حنیف اتمر سے ٹیلی فون پر بھی بات چیت کی اور انہیں یقین دلایا کہ افغانستان کی ایمبیسی، اس کے سفارتکاروں کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے، لہذا افغان حکومت اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ خاص طور پر نائب افغان صدر اور افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر کا جو لب و لہجہ ہے پاکستان کے بارے میں وہ انتہائی اچھا منفی خود ہے۔ متین آپ تو میں نے کہا کہ ڈپلومیٹک کور کو بھی کور کرتے رہے ہیں اور حساس اداروں کو بھی، اور یہ لوگ ہوتے ہیں، اور اسلام آباد جیسا شہر اور جیسے معاملہ چلیں، کچھ بہت غیر معمولی بات لگتی ہے کہ کوئی یعنی افغان سفیر کی ہے نا، ایک سفیر کی صاحبزادی پیدل واک کرتے ہوئے نکلے اور مارکیٹ میں جائے، ٹیکسی روکے۔ ماشاءاللہ میرے خیال ہے ان کے پاس یہ ٹھیک ہے، افغان اتنا بڑا ملک تو نہیں ویسٹرن، لیکن گاڑیاں، وسائل، دیگر چیزیں تو ہوتی ہوں گی نا سب۔ جی بالکل مجاہد بریلوی صاحب، یہ سلسلہ علی کھیل کا گھر سے پیدل چل کے گاڑی لینا، یعنی کیب لینا، پھر ایک جگہ پہ جانا، دامنے کو جانا، پھر وہاں سے فاطمہ جناح پارک آنا، پھر وہاں سے تہذیب بیکری جانا، پھر وہاں سے راولپنڈی جانا، یہ ایک لمبا سلسلہ ہے راولپنڈی اسلام آباد میں، اور 3 ٹیکسیاں ابھی تک جو پولیس کی اطلاعات ہیں اس کے مطابق وہ تبدیل کی گئی۔ بالکل میں آپ کے اس نقطے سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایمبیسڈر کسی بھی ملک میں ہو، اس کی فیملی یوزلی رینٹڈ وہیکلز یا یہ جو آج کل ایپس والی ٹیکسیز ہیں یہ استعمال کرنے سے گریز، اور خاص طور پر پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر سیکیورٹی کے بہت زیادہ مسائل اور چیلنجز ہوں، اور وہ بھی افغانستان کے سفیر کی فیملی کا معاملہ ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی اس معاملے کی گتھیاں سلجھائی جا رہی ہیں اور بہت جلد اصل چیز سامنے آ جائے گی۔ لیکن افغان حکومت نے مجاہد بریلوی صاحب تحقیقات مکمل ہونے سے پہلے ہی بہت اجلت میں اعلان کر دیا کہ وہ اپنے سفیر کو اس وقت تک واپس اسلام آباد نہیں بھجوائیں گے جب تک اس کے اصل کریکٹرز اور حقائق سامنے نہیں آئیں گے۔ لیکن وہ حقائق کیسے سامنے آ سکتے ہیں کہ جب سلسلہ علی کھیل کا ایک بیان دوسرے لیکن بیان سے نہیں یہ بھی ملتا، یہ بھی ایک اہم بات نہیں ہے متین حیدر، ٹائمنگ کے اعتبار سے جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے کابل میں سفیر سے محترم منصور احمد خان صاحب وہ پاکستان آ گئے، یقیناً وہ چیزیں جڑی ہوئی ہوں گی نا، یعنی غالباً وہی وقت ہوگا کہ جب افغان سفیر کابل پہنچ رہے ہوں گے تو کابل سے ہمارے سفیر یہاں آ رہے ہوں گے، ایسا ہی ہے متین؟ جی بالکل، ہمارے سفیر جو منصور احمد خان ہیں ان کو مشاورت کے لیے طلب کیا گیا۔ اس وقت جو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں تناؤ ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ آج اور گزشتہ روز ان کی وزارت خارجہ میں انتہائی یہاں مشاورت رہی ہے، اور خاص طور پر اس ایشو کے اوپر، اور افغانستان میں جو امن اور مفاہمتی عمل ہے، اور خاص طور پہ جو دوحہ کے اندر اس وقت پولیٹیکل پروسیس ہے، انٹرا افغان ڈائلاگ۔ مجاہد بریلوی صاحب، سنڈے کو عبداللہ کی ٹاکس ختم ہوئی ہے، تاہم ابھی تک طالبان نے عید الاضحیٰ کے موقع پر سیز فائر کا اعلان نہیں کیا۔ یہ وہ تمام تر ڈیولپمنٹ ہے جس پر پاکستانی سفیر منصور احمد خان کو اسلام آباد بلایا گیا ہے اور وہ مشاورت اچھا کر یہ رہے ایک تھوڑا سا مجھے یہ ہیں۔ بتائیے ہمارے ناظرین کے لیے کہ جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ کابل میں امریکہ کی بہت بڑی سفارت خانہ ہے، دنیا کا دوسرا بڑا، افغانستان کا کابل اسلام آباد میں افغانستان کا ہمارے اسلام آباد میں کیا بہت بڑا سفارت خانہ ہے، خاصے کوئی 50 60 100 عملے کا ارکان ہے، یا بہت چھوٹا ہے؟ جی مجاہد بریلوی صاحب، جو اسلام آباد میں افغانستان کی ایمبیسی ہے وہ ایک اسمارٹ ایمبیسی ہے، یعنی کوئی زیادہ جسے کہتے ہیں لمبا چوڑا سٹاف نہیں ہے۔ یوزلی جو ایمبیسی کا سائز کابل میں پاکستان کا ہے اچھا، وہی ایکویلنٹ ہوتا ہے سفارتی قواعد و ضوابط کے مطابق، اتنی ہی اسٹرینتھ اسلام آباد میں رکھی جاتی ہے۔ تو یہ سائز کے اعتبار سے بھی اور اسٹرینتھ کے اعتبار سے بھی، یعنی عددی اکثریت کے اعتبار سے بھی کوئی بہت بڑا مشن نہیں لیکن ہے۔ سیکورٹی کے اعتبار سے تو اس کو ترجیح دی جاتی ہوگی نا، افغانستان کے سفارت خانہ ہو یا امریکہ کا ہو، حساس ملکوں کا، مطلب نیوزی لینڈ کے سفارت خانے میں تو اتنی سیکورٹی نہیں ہو سکتی نا، وہاں ضرورت پڑتی ہوگی یا اور جی۔ جی بالکل، اسلام آباد میں افغان سفارت خانے کے سامنے ایک مسلسل پولیس وین جو ہے وہ پیٹرولنگ کرتی ہے، سیکیورٹی ان کی سخت ہے، لیویز کے اہلکار سفارت خانے کے سامنے موجود ہیں۔ اسلام آباد میں مین ایمبیسی روڈ کے اوپر یہ سفارت خانہ موجود ہے، اور یہ دونوں ایک نقطہ میں آپ کو بتا دیں، جو مجاہد بریلوی صاحب، کابل میں پاکستانی سفارت خانہ اور اسلام آباد میں افغانستان کا سفارت خانہ انتہائی اہم ہے، اس لیے کہ روزانہ کی بنیاد پر
सैकड़ों वीज़ों का इजरा किया जाता है। दोनों तरफ सैकड़ों लोग ट्रेवल करते हैं, मेडिकल अपॉइंटमेंट्स हैं, फैमिली विजिट्स हैं, कारोबारी विजिट्स हैं। तो किसी भी तौर पर काबुल में पाकिस्तानी सफारतखाने को और इस्लामाबाद में अफगान एम्बेसी को अगर बंद किया जाए तो इससे आम आदमी जो जी ट्रेवल जी। करता है बेसिकली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर, वो बहुत मुतासर होता है। इसके साथ साथ पॉलिटिकल टाइज भी हैं, इसके साथ साथ ट्रेड टाइज भी हैं। और हाँ, लेकिन यानी बड़े आप बड़े ये जो संगीन सूरत हाल में भी जो तोरखम के रास्ते आने जाने वालों की तादाद गालिबन 20-25 हज़ार से कम नहीं होती होगी, अगर मैं गलत नहीं हूँ मतीन। जी बिल्कुल बिल्कुल आप एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कमोबेश इतने ही अफराद डेली में ट्रेवल करते हैं। और उसके साथ साथ तिजारत और तिजारती अशिया बड़ी तादाद में जो है वो अफगानिस्तान से इधर आती हैं, पाकिस्तान से उधर बड़ी तादाद में अशिया जाती हैं। ठीक है मतीन तो हैदर साहब, आपसे गुफ्तगू हमारी जब जारी है तो मैं ज़रा फॉलो करना चाह रहा था कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस गुफ्तगू को, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और जैसे मैंने कहा इसकी अहमियत ये भी है कि बहुत ही रेयर होता है कि आईजी पुलिस भी जो है वज़ीर ख़ारजा के साथ बैठे। यानी इसीलिए आपने देखा होगा कि कुरैशी साहब का लहजा भी बड़ा धीमा था, डॉक्टर मुईज़ यूसुफ साहब का भी। और आईजी अभी एक्सप्लेन कर रहे थे कि बीच में मैं चाह रहा था मतीन हैदर साहब जो बाखबर सहाफ़ी हैं कि इसकी टाइमिंग बहुत अहम है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, देखते हैं शाह साहब ने और आईजी से और अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मज़ीद क्या कहा था। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ये टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और जिसे मैंने ब्रेक से पहले आपसे कहा कि ये वाक़या, बल्कि इसको साना ही कहा जाएगा कि बहरहाल अफ़गान हो या किसी भी मुल्क का सफ़ीर हो या कोई आम आदमी हो, उसकी भी अगर साहिबजादी या बच्ची इस तरह मुबैना तौर पर अगवा की जाए, और ख़ास तौर पर जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुक़ात पहले ही बड़े कशीदे ही मैं कहूँगा कि आपने देखा कि उज़्बेकिस्तान में भी जाकर ताशकंद में हमारे प्राइम मिनिस्टर और अफ़गान प्रेसिडेंट के दरमियान बराह रास्त जो गुफ्तगू हुई उसमें बड़ी तलखी तुर्शी थी। दोहा टॉक भी वहाँ जारी हैं। और ऐसे में जो मैं अभी मतीन हैदर साहब से मालूम कर रहा था अपने ब्यूरो चीफ से, ये टाइमिंग बड़ी अहम कहलाई जा सकती है कि अफ़गान सफ़ीर की साहिबजादी बाहर निकलती हैं, एक शॉपिंग मॉल में जाती हैं, टैक्सी लेती हैं, फिर वो उन्हें अगवा किया जाता है, मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनती हैं। और फिर जो बयान उनका आया, जो आज हमारे अखबारों में भी छपा है कि उन्होंने एक अपने को कचरे के ढेर पे देखा, और इस पर इतना शदीद रद्द-ए-अमल सफ़ीर साहब ने किया, यकीनन उन्हें सदमा हुआ होगा कि वो अपने अमले समेत वतन वापस लौट गए। और इससे भी ज़्यादा आप ये देखिए कि बाकी दोहा टॉक और दीगर इशूज़ इतने पस मंज़र में चले गए कि आज हमारे वज़ीर ख़ारजा को यानी शाह महमूद कुरैशी साहब को गैर मामूली तौर पर उनके सिक्योरिटी काउंसिल के जो हमारे डॉक्टर मुईज़ यूसुफ तो थे ही, लेकिन आईजी इस्लामाबाद को भी बिठाना पड़ा। और जिन्होंने तफसील से बताया कि कैमरे की मदद से मालूम किया गया कि वो कहाँ कहाँ गई, टैक्सी ड्राइवरों को भी पकड़ लिया गया। लेकिन एक तो ये मिस्ट्री, यानी ये एक मुहिम्मा अभी तक है। असल वो जो कहते हैं कड़ियाँ नहीं मिली हैं, हमारे वज़ीर दाखिला शेख मोहम्मद रशीद भी कह रहे थे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इस वाक़े ने पहले ही से दोनों मुल्कों के दरमियान जो एक टेंस सूरत हाल है, कशीदा सूरत हाल है, महाजराई की कैफियत है, उसने उसको मज़ीद तेज़ कर दिया है। वो कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ये कह रहे थे कि उन्होंने अपने हम मनसब अफ़गान वज़ीर ख़ारजा से इस पर गुफ्तगू की। वो एक हद तक मुतमईन थे जो पाकिस्तान ने इक़दाम उठाए हैं, लेकिन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जैसे मुल्क में जो सूरत हाल होती है उसमें इस तरह के वाक़े तो फिर जलती पर तेल कई काम करते हैं। एक और अहम जो ये तो ठीक है कि ये इशू एक सेंसिटिव है ही, लेकिन पाकिस्तान के अवाम के लिए सबसे बड़ा इशू इस वक्त कोरोना का है। गो के एक एतबार से अल्लाह का बड़ा करम है कि और मुल्कों के मुकाबले में पाकिस्तान में कोरोना का वो खौफनाक लहर नहीं आई जिस तरह इंडिया में आई कि लाखों करोड़ों की तादाद में मुतासिर, लाखों की तादाद में मुतासिर हुए। सॉरी, मैं अभी इससे गुफ्तगू कर रहा था कि मोहतरम सलीम साफ़ी साहब ने मुझे ज्वाइन किया है जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। मुझे शुक्रिया, संगे खैर दे सलीम साफ़ी साहब। अल्लाह का शुक्र। मेहली साहब आप बताएं।
आपसे मैं इसलिए रुजू करता हूँ कि बाद लोग ऐसे हैं कि कोयटा गए नहीं, आज़ाद बलूचिस्तान की बात करते हैं, पेशावर गए नहीं कि डबल लाइन की तरफ गुफ्तगू करने लगते हैं। तो जब भी कोई गुफ्तगू करनी होती तो आप इतना मुस्तनद हवाला हैं कि छोटा मोटा मेरा भी तजर्बा है कि आपकी बात जो है एक पूरे पस मंज़र के साथ होती है, मैं उसे फॉलो करता हूँ। तो ये जो वाक़या हुआ है किसी भी बच्ची के, हमारी साहिबजादी के साथ हो, वैसे ही बहुत बड़ा सानिया है। फिर दोनों मुल्कों के दरमियान जो जिस तरह के हालात हैं, तो ये काफ़ी इसकी टाइमिंग बहुत अहम है। सलीम साफ़ी, देखिए, एक तो बरेली साहब बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स के लिए। हम तो आपके शागिर्द हैं और तालिब इल्म हैं। बस कोशिश ये होती है कि जो इंफॉर्मेशन हो या जो कुछ मुशाहिदा हो वो दयानतदारी के साथ शेयर कर ले आप जैसे उस्तादों के साथ। नहीं आपकी 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 करम नवाजी जी। ये जो मामला है, देखिए, पहली बात तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि एक खातून से मुतालिक और एक बच्ची से मुतालिक मामला है, और वो भी एक सफीर की बेटी है। और ये बड़े बदकिस्मती की बात है कि दोनों ममालिक की हुकूमतों ने उस पे बड़ी एक लिहाज से अजीब व गरीब पॉलिटिक्स का आगाज कर दिया है और अपने पुराने स्कोर भी उसकी आड़ में सेटल करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में तो जो अफगान हुकूमत का रिएक्शन है, यानी वो भी थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा है, क्योंकि अगर सफ़ीर साहब खुद इधर नहीं होंगे, उनकी फैमिली नहीं होंगी, तो अगर वो इधर होंगे तो तहकीकात में यकीनन मुआविन साबित होंगे। लेकिन अगर वो नहीं होंगे तो वैसे भी इतनी शकूक शुबहात के बाद फिर पाकिस्तान के हुकूमत की इन्वेस्टिगेशन पे वो कैसे यकीन करेंगे। दूसरी तरफ कल जो हमारे वजीर दाखिला ने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की वो भी बहुत कंडेमनेबल है, क्योंकि एक तो ये है कि भाई फौरन मामला को रॉ की साजिश करार देना और वो लेजा इस्तेमाल करना। भाई इधर रॉ करे, किसी की जाती गलती हो या कुछ भी हो, ये पाकिस्तान की हुकूमत की जिम्मेदारी है और बतौर वज़ीर दाखिला उनकी जिम्मेदारी है कि वो उनके जानो माल और इज्जत और आबरू की हिफाजत करें। और फिर लेकिन उन्होंने जिस तरीके से जो लैंग्वेज इस्तेमाल की वो भी इंतहाई नामुनासिब थी। बहरहाल एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या है, और मेरे ख्याल में कि मज़ीद इस पर रायज़नी करने से कबल तहकीकात की तकमील का इंतज़ार करना चाहिए। नहीं, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। और मैं तो ये समझता हूँ कि जो पब्लिकली जो जिस तरह इस पर गुफ्तगू हो रही है, और आपने दुरुस्त कहा कि वज़ीर दाखिला साहब जो वो तो अपनी ज़बान अपनी गुफ्तगू सुनने के बहुत ज़्यादा मैं लफ्ज़ कॉल इस्तेमाल नहीं करूँगा, कुछ होते हैं कुछ लोग के जो तवातुर सुनना चाहते हैं। लेकिन ये आपने ये देखा कि ये जो इसकी टाइमिंग का जो मैं इसलिए कह रहा था कि दोहा में बड़े अहम टॉक्स हो रहे थे और वो भी पस मंज़र में चले गए। फिर और डेवलपमेंट जो हो रहे थे अफगानिस्तान के हवाले से वो भी पस मंज़र जा रहे हैं। लेकिन ये जो उसका जो दोहा में जो टॉक हुई उसका कोई नतीजा बज़ाहिर हमें सामने नहीं आ रहा, क्योंकि तालिबान तो डटे हुए हैं ना कि हम 80% या 85% कब्ज़ा कर चुके हैं, हम काबुल पर ज़रूर बैठेंगे। जो काबुल वाले बैठे हैं उन्हें बहरहाल एक लिहाज से हिंदुस्तान से ताल्लुकात हैं, लेकिन इतने कमज़ोर भी नहीं हैं। बल्कि वहाँ तो मैं देख रहा था कि वहाँ तो कैट वॉक वगैरह भी हो रही है। काबुल शहर तो अभी तक पुरसुकून है, और आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि काबुल पे तख्त पर बैठने वाला ही ये क्लेम कर सकता है या दावा कर सकता है कि अफगानिस्तान उसका है। बगैर काबुल के अफगानिस्तान तो नहीं हो सकता ना किसी का। सलीम साफ़ी साहब, मुझे सब एक तो ये है कि अफगानों की तो खैर हालत भी ये हो गई है विद सम एक्सटेंट हमारे पाकिस्तानियों की भी, कि वो मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। तो उन बेचारों को जंगों वगैरह का इतना आदी कर दिया गया है कि अब जो है जिंदगी उधर हर सूरत में मामूल पे रहती है। दूसरा, पाकिस्तान में तो ये समझा जाता है कि शायद सारे अफगानी जो है इसी तरह के होंगे जिस तरीके से तालिबान है। हालांकि अफगानों में फ़नून लतीफ़ा का और इन चीज़ों का बहुत बड़ा उनका ज़ौक़ जो है वो लामिसाल है। मसलन आपके इस्लामाबाद में शायद इतने म्यूज़िक के स्कूल और इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी जितने के अफगानिस्तान में हैं। फिर ये पिछले 10-12 सालों में हमने देखा कि हमारे पेशावर के जो सिंगर्स थे वो भी ज़्यादातर म्यूज़िक कंसर्ट्स वगैरह के लिए वो उधर जाया करते थे। तो एक तो खैर उसकी ये वजह है। दूसरा,
اس مرتبہ جو میں کہتا ہوں کہ جو ڈیولپمنٹس ہیں یہ بڑی کچھ مسٹیریس بھی ہیں، اور اس میں ایک لیول پہ طالبان اور امریکن کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے. مثلا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ضلعوں پہ ضلع تو وہ لے رہے ہیں، اور کئی صوبائی ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کو بڑے وہ ایزیلی قبضہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جب تک امریکی فوج کا انخلا مکمل نہیں ہوتا تو تب تک وہ صوبائی ہیڈ کوارٹر پہ قبضہ نہیں کریں گے. اور ہماری اطلاع یہ ہے کہ کابل کے بارے میں یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ 6 مہینے تک وہ اس پہ قبضہ نہیں کریں گے. اچھا. اس لیے کابل کے شہریوں کو وہ امیڈیٹ کابل پہ قبضے کا خوف اس لیے بھی نہیں ہے. اگر میں آپ سے کنکلوڈنگ سوال یہ کروں کہ بظاہر اس وقت لگتا ہے کہ وہ جو جب سے ٹاک شروع ہوئی ہیں دوحہ میں جنگ میں ذرا مدھم پڑی ہے وہ، لیکن کوئی بھی ملک یعنی واضح بھی آ چکا ہے کہ وہ طاقت کے ذریعے اس بات کی شاید اجازت نہ دیں یا اس کو انڈورس نہ کریں کہ طالبان کابل کے تخت پر بیٹھیں، چاہے امریکہ ہو، چاہے ترکی ہو، چاہے ایران ہو، چاہے اسلام آباد ہو. ایسا ہی ہے سلیم صافی؟ دیکھیے، ایک تو یہ فیصلہ ہو چکا ہے جو ماسکو میں میٹنگ ہوئی تھی، تو اس میں امریکہ، روس، چین اور پاکستان ان کا جو مشترکہ ڈکلریشن ہے اس میں یہ کہا گیا تھا کہ امارت اسلامی یعنی طالبان کی اس شکل میں بندوق کی زور پہ حکومت کو قبول نہیں کیا جائے گا. دوسرا یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ یقیناً ایران ہو، روس ہو یا چین ہو یا ود سم ایکسٹینٹ پاکستان، شاید وہ امریکہ کے شکست کے تو متمنی تھے، لیکن یہ سب پھر ماضی کی ٹائپ جو طالبان کی حکومت تھی اس کو اپنے لیے ایک خطرہ سمجھتے ہیں. آپ چین کی حساسیت کو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں، تو چین یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے پڑوس میں ایک اس طرح کی کٹر مذہبی حکومت ہو. پھر آپ دیکھیں کہ ماضی میں جب طالبان کی حکومت تھی تو اسلامک موومنٹ آف ازبکستان کے لوگ بھی ادھر تھے اور چچن مجاہدین بھی ادھر تھے، اور اس وقت بھی رشیا اور سنٹرل ایشین اسٹیٹس کو بڑی کنسرن تھی. تو اب بھی ایک تو ان کو وہ کنسرن ہے، اور پھر ظاہری بات ہے کہ وہ ممالک بھی اپنے پڑوس پہ اس طرح کی حکومت نہیں چاہیں گی. ایران کا تو بیفور 9/11 وہ تو طالبان کے ساتھ بالکل حالت جنگ میں تھے، اگرچہ بعد میں طالبان کے ساتھ ایران نے بڑے قریبی روابط بنائے تھے، حتیٰ کہ القاعدہ کے ساتھ بھی بنائے تھے. اور پھر جب عراق وار کے بعد ایران کا یہ خیال تھا کہ وہ تو درمیان میں سینڈوچ ہو گیا، تو اس کے بعد ایران نے کچھ حوالوں سے وہ بڑھ کے ڈٹ کے سپورٹ کی ہے طالبان کی. لیکن جو سب سے بڑا کنسرن وہ پاکستان جیسے ملک کے لیے ہے، کیونکہ پاکستان ان ممالک کی بنسبت 3-4 حوالوں سے زیادہ متاثر ہوگا. ایک تو جو اس کے بورڈ بنایا جائے گا اور پاکستان کے خلاف یہ بات کی جائے گی کہ آج جو کچھ ہے یہ پاکستان کے ڈبل گیم کی وجہ سے ہے. یہ پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف افغان حکومت یا ان کے جو عناصر ہوں گے ان کی طرف سے بھی اور ویسٹ کی طرف سے بھی کیا جائے گا. دوسرا، ریفیوجیز کی صورت میں بھی پاکستان کو ایک مسئلے کا سامنا کرنا پڑے گا. اور تیسرا، اگر طالبانائزیشن وہاں سے کسی ملک میں ایزیلی ایکسٹینڈ ہوگی تو وہ پاکستان میں ایکسٹینڈ ہوگی. تو اس لیے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ وہ ممالک بھی کہ جو امریکہ کے مخالف تھے یا ان کی شکست کے متمنی تھے، وہ بھی مطلق طالبان کے کٹر مذہبی امارت اسلامی ان کو خوشی سے وہ قبول نہیں کریں گے. شکریہ سلیم صافی صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اور جیسے میں نے کہا کہ سلیم صافی صاحب اس ایشو پر افغان امور پر ایک اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن ذرا میں آزاد کشمیری اپنے جانا چاہتا ہوں جہاں بڑا مارکے کا انتخاب ہو رہا ہے. تینوں بڑی پارٹیاں یعنی ایسا لگتا ہے کہ وہ جو کشمیر کے یعنی جو مقبوضہ اور آزاد ہمارے جو ہیں یا انڈین پاکستان ایڈمنسٹریٹو ایریا میں اتنی کشیدگی نہیں ہے جس وقت اتنی اس وقت مظفر آباد اور دیگر علاقوں میں ہے. تو گفتگو کریں گے ذرا آزاد کشمیر کے الیکشن میں، اور اس میں بھی اسی اعتبار سے کہ وہاں پر ٹھیک ہے عمران خان بھی گئے، مریم نواز بھی گئیں، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کی نواسی محترمہ نوید بھٹو کی بیٹی آصفہ بھٹو زرداری نے جس طرح اس انتخابی مہم میں حصہ لیا ہے، اس نے ایک نیا فلیور جسے میں کہوں وہ پیدا کیا ہے. تو گفتگو کریں گے بریک کے بعد اس ایشو پر. یاد رکھو ووٹ چورو، اگر تم
जीता हुआ इलेक्शन अगर तुमने चोरी किया तो याद रखो कश्मीरी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। क्या उनका ऐसा लीडर तो नहीं जो मुल्क से झूठ बोल के, बॉलीवुड की एक्टिंग करके, बीमार बन के। और इमरान खान साहब और मरियम नवाज बीबी की तो तकारीर पूरे पाकिस्तान में और कश्मीर में भी हम अरसे सुन रहे हैं, लेकिन इस इलेक्शन में क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी अचानक अमेरिका के दौरे पर चले गए और मुल्तान में भी मुझे याद है कि कुछ एक दो जलसों से ख़िताब किया, लेकिन कश्मीर में जब आसफा भुट्टो जरदारी तकरीर कर रही थीं तो बेसाख्ता लोगों ने कहा कि उनकी सूरत में, उनकी शक्ल में, उनकी आवाज़ में, उनकी शबी में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की झलक नहीं बल्कि मुकम्मल तस्वीर नज़र आती है। देखिए किस जोश व खरोश से आसफा भुट्टो जरदारी तकरीर कर रही हैं। जी, तो आपने देखा, मैंने शायद गलत नहीं कहा कि आसफा भुट्टो जरदारी जो हैं बिल्कुल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को तो देखने, सुनने, जानने का मौका मुझे मिला है। मेरे साथ बशीर रियाज साहब हैं जो भुट्टो ख़ानदान से बड़े करीब रहे, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से भी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के तो बिल्कुल नायब रहे और पूरी फैमिली को यानी उनकी साहबजादी को, साहबजादे को भी बड़े करीब से देखा है। बशीर रियाज साहब, ये जो कश्मीर में इलेक्शन तो रवायती तौर पर हो रहे हैं और ये भी है कि लोग कहते हैं जिसकी इस्लामाबाद में हुकूमत उसकी मुज़फ़्फ़राबाद में हुकूमत, लेकिन आसफा भुट्टो जरदारी जो अभी तकरीर कर रही थी और आपने मैंने कहा ना बचपन से देखा है, तो जो एक फ्लेवर है, गो के कायद तो बिलावल भुट्टो जरदारी ही हैं, लेकिन आसफा की सूरत में जो पीपल पार्टी की जो एक नई फेस जिसे कहता हूँ वो पावरफुल नहीं बहुत ज़्यादा। जी, आसफा भुट्टो बिलावल की गैर हाजिरी में वो कैंपेन चला रही हैं, चलाने के मकसद कैंपेन के लिए, और उनकी अगर तकारीर सुने तो वो बड़ी दिलखुशकुन है और पुरकशिश हैं। उन्होंने टू द पॉइंट अपना बात की है, कोई इधर उधर की बातें नहीं की हैं, और मेरे ख्याल में वो अपने भाई जिन्हें वो चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं उनके लिए बड़ी सपोर्ट बनकर सामने आई है। मैं इसलिए भी मुझे अच्छा लग रहा था कि ये जो मुतासिर कुन उनका खिताब लगा कि चोर कह रहे हैं, डाकू कह रहे हैं, लुटेरे कह रहे हैं, यानी तकारीर का इस वक्त ये ज़्यादा मेयार आ गया है। और खैर वो उस फैमिली की भी है, मैंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को भी सुना, वो भी इस बात का ख्याल रखती थी और आसफा ने भी रखा। लेकिन बशीर साहब, मैं तो एक ऐसे प्रोफेशनल जर्नलिस्ट सवाल करना चाह रहा था आपको कि एक परसेप्शन ये है कि हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में जो ख़वातीन हैं, जो बेटियाँ हैं, शेख मुजीब की बेटी हसीना वाजिद देखें और जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी देखें, भुट्टो साहब की बेटी देखें बेनज़ीर साहिबा देखें। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बिलावल की कद व कामत कम कर रहा हूँ, उनकी भी बड़ी माशाल्लाह एक पूरे प्रोसेस से गुजरे हैं, लेकिन ज़्यादा उनमें एक महबूबियत और एक कशिश नहीं होती। उसमें देखें कि एक तो इनकी जो फितरतन ये ज़्यादा शाइस्ता और महज़ब हैं और वल्गर ज़बान इस्तेमाल नहीं करती हैं। जो तकरीर मैंने सुनी है कल, उससे मैंने उनको मैसेज भेजा था कि आपने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया है, तो आपने कोई ऐसी गैर बात नहीं की। और यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, वो सिंध असम्बली में जो किसी MP ने बदतमीजी की किसी खातून के साथ, तो दोनों बहनों ने उससे माफ़ी मंगवाई। ये उनकी तरबियत का एक बड़ा रोशन पहलू है। तो अब उन्होंने बड़ा, मेरे ख्याल में बड़ी कामयाबी से जो खिला उनके बिलावल साहब के अमेरिका जाने से हुआ, तो उसको बड़ी कामयाबी से उसको पुर किया है। और वो हर बात पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहती हैं,
ایک اور بات نہیں ہے بشیر ریاض صاحب کے عام طور پر یعنی ہمارے یہاں روایتی طور پر بھی بیٹیاں والدین سے قریب ہوتی ہیں، اور تھوڑا سا میں بھی واقف ہوں کہ آصفہ بی بی زرداری صاحب سے بھی بہت ہی قریب ہیں. جب میں دیکھتا ہوں عدالتوں میں جانے کا موقع آتا ہے، اسپتال میں جاتی ہیں تو ان کا ہاتھ پکڑتی ہیں. ٹھیک ہے بڑے بیٹے ہیں بلاول اور اس طرح سے چیئرمین بھی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب بیگم بھٹو کو بھی ذمہ داریاں دی گئی تھیں اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو، تو آئندہ چل کر کیا انہیں کوئی اگر ایسا عہدہ ملا، قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی میں موقع ملا، اور ایسا لگتا ہے کہ شاید مستقبل میں ایسا ہو بشیر ریاض صاحب؟ یہ ان کی تربیت جو والدہ نے کی ہے، اور والدہ کے یہ بہت قریب تھیں، اور بی بی ان کو بہت زیادہ پیار بھی کرتی تھی کیونکہ چھوٹی تھی. اور میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا خوشگوار واقعہ ہوگا اگر وہ اسمبلی میں جائیں یا خواتین کی نمائندگی کریں پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پہ. شکریہ بشیر ریاض صاحب. جیسے میں نے کہا کہ بشیر ریاض صاحب بھٹو خاندان کی تینوں جنریشن و نسل سے بہت قریب سے جانتے ہیں، بلکہ فیملی ممبر ہیں. اسی کے ساتھ ہی مجاہد بریلوی کو اجازت دیجیے. میں تو خود جانا چاہ رہا تھا کشمیر، انشاءاللہ وہاں جاؤں گا اور خود الیکشن بھی جا کے دیکھوں گا. اسی کے ساتھ مجاہد بریلوی کو GTV سے اجازت دیجیے.